Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel Josh Legal Knowledge. Today we will discuss the topic of jurisdiction of arbitral tribunal, which is defined in chapter 4th of the Arbitration and Conciliation Act 1996. This chapter include two sections, which is section 16 and section 17. So let's start the section 16. 16 सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड अगर आपने इस वीडियो से पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद इसे देखें। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुरिडिक्शन। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने जुरिडिक्शन के लिए खुद रूल्स बना सकती है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल्स ऑन इट्स ओन जुरिडिक्शन इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्शन विथ respect to the existence or validity of the arbitration agreement and for that purpose आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अब जुडिक्शन अपने जुडिक्शन के लिए खुद रूल्स बना सकती है, चाहे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो उसके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चंस भी अराइज हों। इसका सबसेक्शन ए कहता है एन आर्बिट्रेशन क्लोज विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये बात बोल रखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लोज या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक हम अलग से बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, वो इंडिपेंडेंट होगा उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, उस कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंट इसको बोला गया है। सेक्शन बी में बोल रखा है अ डिसीजन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड शैल नॉट एंटेल इप्सो ज्यूर द इनवैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लोज। इसके अंदर ये बात बोली गई है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये भी डिसीजन दे दे कि वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है तो उसका कोई भी असर आर्बिट्रेशन क्लोज पे नहीं पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्लोज पे नहीं पड़ेगा क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लोज के ही होने से वो केस आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में आया है, तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आर्बिट्रेशन क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। सेकेंड क्लोज बोलते हैं A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than the submission of the statement of defense. However, a party shall not be precluded from raising such a plea merely because that he has appointed or participate in the appointment of an arbitrator. इसमें यह बात बोली गई है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक क्लेमेंट है और एक रिस्पोंडेंट है। जो क्लेमेंट है ना वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे प्ली तभी रेज कर सकता है जब तक रिस्पोंडेंट ने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ना दिया हो। अगर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस सबमिट हो गया तो उसके बाद वो प्ली नहीं कर सकता है। क्योंकि ये बात बोली गई है क्योंकि क्लेमेंट जो है वो जब क्लेमेंट जो है जो पार्टी है वो उनके द्वारा ही आर्बिट्रेशन क्लोज के द्वारा ही ये केस हमारे आर्बिट्रेशन के अंदर आया है और उन्होंने खुद ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है। इसीलिए क्लेमेंट तभी प्ली रेज कर सकता है जब तक स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस रिस्पोंडेंट के द्वारा ना दिया गया हो। सेक्शन 16 का क्लोज 3 बोलता है अ प्ली दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज एक्सीडिंग द स्कोप ऑफ इट्स अथॉरिटी shall be raised as soon as the matter alleged to the beyond the scope of its authority is raised during the arbitral proceeding. सब क्लोज 3 में ये बात बोली गई है कि a plea that the arbitral tribunal is exceeding the scope, ऑब्जेक्शन तभी रेज किया जा सकता है जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बियॉन्ड द स्कोप जाके काम को कर रही है। जो अथॉरिटी है उस जुरिडिक्शन की, उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, वो उसके बियॉन्ड में जाके काम कर रही है, तब भी कोई पार्टी प्ली कर सकती है। फोर्थ बोल रखा है क्लोज में द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और क्लोज 3 में ये भी बात बोल रखी है कि बी रेज एज सून एज द मैटर एलिज टू बी द बियॉन्ड द स्कोप। जब भी उस किसी भी पार्टी को ये लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो बियॉन्ड द स्कोप जाके वर्क कर रही है, वो तुरंत या ऑन द स्पॉट प्ली रेज कर सकती है। ऐसे सेक्शन 4 में सब सेक्शन 4 में बता रखा है द आर्बिट्रेशन
Tribunal may in either of the case referred in subsection 2nd or subsection 3rd admit a later plea if it is considered the delay justify. इसमें बता रखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो केस रिफर करता है सबसेक्शन 2nd में हमने ये पढ़ रखा है कि क्लेमेंट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले ही प्ली रेज कर सकता है, और सेक्शन 3 में हमने ये पढ़ा था कि उसे जब भी ये लगता है कि वो बियॉन्ड द स्कोप जाके काम कर रहा है वो तभी प्ली कर सकता है। अगर इन सब चीज को छोड़कर भी अगर जो पार्टी है उसे ये लगता है कि हाँ मुझे प्ली करना चाहिए बट उसे कुछ टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है उसे, तो भी वो उसके बाद भी प्ली रेज कर सकता है। बट अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये जस्टिफाई लगता है, उसे ये लगता है कि हाँ जो प्ली है वो सही है, तो वो उसे जस्टिफाई कर देगी, उसे कंटिन्यू कर देगी, नहीं तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। सबसेक्शन 5 में बता रखा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड ऑन अ प्ली रिफर टू इन सबसेक्शन 2nd और सबसेक्शन 3rd एंड वेयर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टेक अ डिसीजन रिजेक्टिंग द प्ली कंटिन्यू विद द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एंड मेक एन आर्बिट्रल अबॉर्ड। सबसेक्शन 2nd एंड सबसेक्शन 3rd जो हमने पढ़ा था सेक्शन 16 के अंदर, सबसेक्शन 5 में ये बात बोल रखी है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अगर ये लगता है कि जो भी प्ली रेज किया गया है, जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं वो सही नहीं है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए, क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना वर्क भी सब सही कर रही थी, जो ऑब्जेक्शंस लगाए हैं वो अगेंस्ट में लगाए हैं उनके, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको रिजेक्ट कर सकती है और वो अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रख सकती है और आर्बिट्रल अवार्ड भी दे सकती है। सबसेक्शन 6 बोलता है अ पार्टी एग्रीड बाय सच एन आर्बिट्रल अवार्ड में मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच एन आर्बिट्रल अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 34। अगर पार्टी को, कोई एग्रीड पार्टी है, उसको ये लगता है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो सही नहीं है, तो वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग सेटिंग असाइड का, जो हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 34 के अंदर। हमारा सेक्शन 16 जो था वो इतना ही था। अब सेक्शन 17 पढ़ते हैं, इंटरिम मेजर्स ऑर्डर बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इंटरिम मेजर मतलब होता है लास्ट मेजर्स ऐसे कौन से हैं जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है। इसका हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्लोज फर्स्ट कहता है, सबसेक्शन फर्स्ट कहता है ये पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अप्लाई टू द ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग or at any time after making of the arbitral award but before it is enforced in accordance with section 36 apply to the arbitral tribunal। सेक्शन 9 के अंदर भी इंटर्म मेजर्स हैं एंड सेक्शन 17 के भी अंदर इंटर्म मेजर्स हैं। सेक्शन 9 के अंदर जो इंटर्म मेजर्स जो दिए जाते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो हम इंटर्म मेजर्स कब ले सकते हैं, हम हमारी जैसे कि कोर्ट के अंदर हमारी जो डिस्प्यूट चल रही है उससे पहले ले सकते हैं, या वो आर्बिट्रल अवार्ड उसने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दे दिया है बट वो एनफोर्स में नहीं आया है, तो भी इंटर्म मेजर्स के लिए वो अपील कर सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में। बट सेक्शन 17 में हम कब कर सकते हैं, आर्बिट्रल की प्रोसीडिंग से पहले, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान, या आर्बिट्रल अवार्ड जब दे दिया वो एनफोर्स में आ भी गया उसके बाद भी हम इंटर्म मेजर्स मांग सकते हैं। इसका सबसेक्शन फर्स्ट कहता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। जो इंटर्म मेजर्स है वो कैसे होने चाहिए, जैसे कि जो माइनर पर्सन है या अनसाउंड पर्सन है उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया जाए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के लिए। सेकेंड है सबसेक्शन फॉर एन इंटर्म मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग मैटर्स, नेमली प्रोटेक्शन किस मेजर्स पे कर सकते हैं, जैसे कि द प्रिजर्वेशन इन टर्म कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सब्जेक्ट मैटर हमें सब्जेक्ट मैटर उस सब्जेक्ट पे कस्टडी लेना या उसे प्रिजर्व करके रखना जो आर्बिट्रेशन सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करके रखना या उसको कस्टडी के अंदर लेना, जो सेल्स ऑफ गुड एनी गुड कोई भी गुड हो जो डिस्प्यूट्स के अंदर, जो डिस्प्यूट में सब्जेक्ट मैटर अराइज होता है उसको प्रिजर्व करके रखना। सेकेंड है सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन।
जो भी अमाउंट डिस्प्यूट, मतलब जो भी डिस्प्यूट जो भी है, अमाउंट को लेके डिस्प्यूट जो भी है, उसको सिक्योर करके रखना, क्योंकि सेकेंड पार्टी के पास अगर वो पैसा है तो उसे सिक्योर करने का भी हम इंटर्म मेजर्स ले सकते हैं कोर्ट से। सी बोलता है द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन or as to which any question may arise therein, and authority for any of the aforesaid purpose, any order to enter upon any land or building in the possession of any party, or authority any sample to be taken or any observation to be made or experiment to be tried which may necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence। इसमें यह बात बोला गया है कि प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन करके रखना उस प्रॉपर्टी को जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, आर्बिट्रेशन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट जो आया है उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करके रखना, ताकि कोई सेकंड पार्टी जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर या उस पोजीशन के अंदर एंटर ना कर सके और जो भी फुल इंफॉर्मेशन एविडेंस है वो उसको मिटा ना सके। डी बोलता है इंटर्म इंजक्शन ऑन और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। इंटर्म इंजेक्शंस लगा सकता है, कुछ टाइम के लिए वो रोक लगा सकता है ई बोलता है सच अदर इंटर्म मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन एज मे अपीयर टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बी जस्ट एंड कन्विंसेंट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे भी इंटर्म मेजर्स अपीयर कर सकता है जो मतलब कोर्ट जो आर्बिट्रल अवॉर्ड के लिए जस्ट एंड कन्वीनियंट है। एंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम पावर ऑफ मेकिंग ऑर्डर्स एज द कोर्ट हैज फॉर द पर्पज ऑफ इन रिलेशन टू द एनी प्रोसीडिंग। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास सेम पावर होती है प्रोसीडिंग को करने के लिए या किसी ऑर्डर को देने के लिए जैसे कि कोर्ट करती है। सेक्शन 17 का सब सेक्शन जो है सेकंड बोलता है सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर पास इन एन अपील अंडर सेक्शन 37 एनी ऑर्डर इशूड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन shall be deemed to be an order of the court for all purpose and shall be enforceable under the Code of Civil Procedure 1908 in the same manner as it were on the order of the court। इसमें ये बात बोली गई है कि जो भी रूल अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाती है उसको और आर्बिट्रल अवॉर्ड वो देती है वो सेम वैसे ही होगा जैसे कि कोर्ट देती है, कोर्ट चाहे वो किसी भी लॉ के ऊपर लॉ के अकॉर्डिंग देती हो। सो ये वाला टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। बाय, गुड बाय।